औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुमैरा यूनुस CMM लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप लोग? किस तरह पेपर कैसे जा रहे हैं और रमज़ान कैसा गुजर रहा है? होप सो सब कुछ बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज हम सेकेंड ईयर मुताला पाकिस्तान बाब नंबर 3 जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने मैदान और वादियाँ की थी। वादियों को ही आगे हम उस सिलसिले को आगे चलाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप वादी जो है वो होती क्या है और उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में बताया था पाकिस्तान में कौन कौन सी वादियाँ हैं। आज जो है मैंने ये बताना है आप लोगों को कि पाकिस्तान में जो वादियाँ हैं वो टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से टूरिज़्म के लिए कितनी अट्रैक्शन का बायस है। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या डिफरेंट चीज़ें हैं कि दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आना उनका एक ख्वाब है, ड्रीम है। लोग जो अपना वेकेशंस हैं, हमारे मैदानी एरियाज़ के लोग हैं जो उनकी वेकेशंस हैं वो वहाँ पे जाके स्पेंड करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पे अट्रैक्शन का बायस हैं? तो वादियों में जो सबसे बेसिकली मेन बात है वो है नेचुरल ब्यूटी। वहाँ पे कोई चीज़ आपको आर्टिफिशियल नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे सब कुछ कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न दिया हुआ है। पहाड़, वादियों के इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं जो खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे होते हैं। आगे पीछे सब्ज़ाज़ार, बल खाती हुई आबशारें, उसके अलावा बल खाती सड़कें, खूबसूरत झीलें, बहती आबशारें, बर्फपोश पहाड़, लहलहाते मैदान, खूबसूरत फूल, बुलंदो वाला पहाड़ों का मंजर। इसमें से कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ भी हम लोगों में से किसी इंसान ने नहीं बनाया। ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने वादियों को ये हुस्न बख्शा होता है। और आप ये कहते हैं कि वादियाँ जो होती हैं वो जन्नत का एक मंजर पेश कर रही होती हैं। आप जन्नत के बारे में जो कुछ सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो अगर आप वादियों में चले जाएं तो आपको लगता है कि जन्नत की एक झलक आपको इन वादियों में नज़र आएगी। तो इस पर्सपेक्टिव से है। और पाकिस्तान वो खुश किस्मत मुल्क है कि उसमें ये वादियाँ मौजूद हैं जिनमें जन्नत का ये मंजर आपको, जन्नत की ये झलक आपको ज़रूर देखने को मिलती है। और एक दफ़ा देख के आपका दिल जो है वो खुश हो जाता है। जो पाकिस्तान में पॉपुलर वादियाँ हैं, जो पॉपुलर वैलीज़ हैं, जो अट्रैक्शन का बायस बनी हुई हैं, उनमें पाकिस्तान के खूबसूरत वादियों मैदानों की वादिय नीलम, वादिय कागार, नारान, सुवात, मुंजा, मरी, अयूबिया, नथिया गली, स्कर्दू, ज़ियारत के मनाजिर। अक्सर जब हम खुद नहीं जा पाते तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह हमें बताते हैं कि हम लोग इन जगहों पे मौजूद हैं, तो हम इधर बैठ के अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि कितना एंजॉय कर रहे होंगे और हमें इधर बैठ के खुशी का एहसास हो रहा होता है। तो जो वहाँ पे मौजूद होंगे वो कितना एंजॉय कर रहे होंगे इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। बहरहाल ये हमारा लास्ट जो टॉपिक था उसका रिमेनिंग पार्ट था जो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो बेसिकली जिन चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है वो हमने करना है पाकिस्तान बहैसियत गुजरगाह बराए अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया। कि पाकिस्तान आपके जो वेस्ट में और शुमाल मगरबी और मगरबी एरिया, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं अफगानिस्तान, एंड उसके साथ ही जो वेस्ट पे हैं आपके सेंट्रल एशियन कंट्री जिन्हें बोला जाता है, जिनका अभी से नहीं बड़ा पुराना पाकिस्तान बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट के साथ रिलेशनशिप है। और आपने अगर मुग़ल इरा को पढ़ा होगा, हिस्ट्री में मुगलिया दौर को पढ़ा होगा या उससे पहले एम्परर्स को पढ़ा होगा, जो भी डायनेस्टीज गुजरी हैं उन सबको पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे मेजोरिटी हमारे एम्परर्स जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्री से ही मूव करके यहाँ पे आए थे। तो सेंट्रल एशिया का पाकिस्तान से अभी का नहीं बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्री का बड़े सगीर से बहुत पुराना जो है रिलेशनशिप है।
सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि आप जिनको वेस्ट एशियाई ममालिक कहते हैं, जिनमें आपके काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान वगैरह शामिल हैं। ये कंट्रीज पाकिस्तान के में रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बड़े हैं, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे इन तमाम कंट्रीज की पॉपुलेशन मिला लें तो तब भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन इन तमाम कंट्रीज से जो है वो ज़्यादा है। यहाँ की ज़मीन जो है वो इतनी ज़रखेज़ नहीं है। यहाँ पे जो मैक्सिमम जो यहाँ के लोगों का इंसार है वो मादनी तेल पे, कुदरती मादनियात पे जो है वो ज़्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा इंसार है। और यहाँ के लोगों का जो इशू है, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू सी, मतलब समुंदर के रास्ते दूसरी कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पाकिस्तान, जैसे अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार करता है, पाकिस्तान के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है दूसरे ममालिक के साथ। इसी तरह से अगर ये इन ममालिक का भी बाकायदा प्रॉपर तरीके से एक मोटरवे बना दी जाए, मोटरवे की तरह एक रोड बना दी जाए जिसका पाकिस्तान के साथ कनेक्शन हो जाए, और अगर ये यहाँ पे अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमारी बंदरगाहों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमिकली हमारे ज़र मुबादला को बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये अगर इन कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशनशिप, हम ये थ्रू रोड्स अगर हमारा इन कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन हो जाए तो हमारा इनके साथ रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होगा, और हमारा इनके साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं वो ये अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग जो है इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा रकबा का मैंने बता दिया है कि पाकिस्तान रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान से 6 गुना बड़े हैं, मगर आबादी में ये तमाम ममालिक की आबादी मिला लो तो ये पाकिस्तान से कम है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि तेल और गैस की दौलत से माला माल है। ये मैंने आपको बताया है कि मदनी ज़खायर यहाँ पे भरपूर है। और अगर यहाँ पे वही मैं कह रही हूँ कि अगर हमारा इनका थ्रू रोड कनेक्शन हो जाए तो जो हम दूसरे ममालिक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू शिप, तो उससे हमारा इनसे जो इकोनॉमिकली पैसा लगता है वो आधा लग जाए और हम काफ़ी हमारा जो है तेल और गैस की जो प्रॉब्लम हमारी है वो ओवरकम हो सकते हैं। सनती तरक्की के रोशन इम्कानात कि इनके साथ हमारे रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो सनती तरक्की में हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। और बाकी मैंने बता दिया है कि किस तरह से राहदारी मुल्क जो पाकिस्तान है वो सेंट्रल एशियन कंट्री के लिए बन सकता है। भारत पाकिस्तान बहैसियत गुजरगाह बराए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक, इसमें यही चीज़ें बतानी थी कि इनके साथ हमारे किस तरह के ताल्लुकात हैं, किस तरह हम इनसे अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अगर इनसे हमारे ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होंगे तो किस तरह से ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। खैर, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हमने पढ़ना है माशी अदम तवाज़ुन। माशी अदम तवाज़ुन होता क्या है? पहले इस डिटेल पे जाने से पहले अदम तवाज़ुन का क्या मतलब होता है? तवाज़ुन अदम के किसी अदम तवाज़ुन के बैलेंस ना होना, और इकोनॉमिक बैलेंस ना होना तो ये तो आपको पता है ना कि क्या चीज़ होती है। लेकिन माशी लिहाज से अदम तवाज़ुन जो हो वो क्या होता है? माशी अदम तवाज़ुन से मुराद है कि आपकी आमदन जो है वो कम हो और आपके अखराजात ज़्यादा हों, तो वो आपका माशी अदम तवाज़ुन है। माशी तवाज़ुन कब होगा? या तो आपकी आमदनी और अखराजात इक्वल हों, लेकिन बेसिकली माशी तवाज़ुन इसी चीज़ को बोला जाता है कि आपके रिसोर्सेज ज़्यादा हों और आपकी जो कंजप्शन हो वो कम हो, तो तब आप माशी तवाज़ुन के ज़मरे में आते हैं। लेकिन अगर आपके अखराजात ज़्यादा हों और आमदन कम हो तो देन आप लोग जो है माशी अदम तवाज़ुन जो है उसको माशी अदम तवाज़ुन कहेंगे। माशी अदम तवाज़ुन के असबाब क्या हैं? खैर, यहाँ पे हमने बड़ी डिटेल के साथ
माशी अदम तवाज़ुन के पॉइंट बताए हैं। उन तमाम पॉइंट्स की मैं डिटेल में जाऊंगी और वन बाय वन आपको बताऊंगी कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। और ये अभी के इश्यूज़ नहीं है कि पाकिस्तान के अभी कोई प्रॉब्लम हुई है या ऐसा नहीं। जब से इस्टेब्लिशमेंट हुई है पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान बना है, हम माशी अदम तवाज़ुन का शिकार हैं। अब जैसे आप देखें, चाइना आपसे 2 साल बाद बना था। आप 1947 में पाकिस्तान, हमारा मुल्क पाकिस्तान बना, 1949 में चाइना बना। चाइना आज कहाँ पर है और हम कहाँ हैं? ऐसी क्या वजूहत हैं कि हम डे बाय डे जो है माशी अदम तवाज़ुन का शिकार होते जा रहे हैं, और डे बाय डे हम तो इम्प्रूव होने के बजाय हम लोएस्ट साइड पे जा रहे हैं। तो उसकी रीजंस क्या हैं, वो अभी हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अखराजात का आमदन से ज़्यादा आना। पहली बात ये है कि हमारा पाकिस्तान में जो मेन इशू है वो ये है कि 8 से 9 बंदे घर में खाने वाले होते हैं और काम करने वाले कितना बंदे होता है? 1 बंदा होता है। और अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो अखराजात होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आमदन जो होती है उस पर्सपेक्टिव से बहुत कम हो जाती है। तो आमदन कम आना और अखराजात का ज़्यादा आना, ये तो मैंने पर पर्सन बताया है, एक घर के पर्सपेक्टिव से बताया है कि एक घर में अगर 8 लोग खाने वाले होंगे, 1 बंदा कमाने वाला होगा, तो आपका अखराजात आपका जो है ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन एक मुल्क के पर्सपेक्टिव से मैं ये बताऊंगी कि आपके मुल्क में रिसोर्सेज जो हैं उनका कम आना और आपका कंजप्शन चीज़ों का ज़्यादा आना, प्रोडक्शन कम आना और कंजप्शन ज़्यादा आना, ये आपका एक अदम तवाज़ुन का अहम प्रॉब्लम है। और ये आपको पता है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी इशू है। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें जो है हमारे पास, जो आपको पता है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म, वहाँ पे 71%, अगर आप एग्रीकल्चर में न्यू टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आप ठीक है, आप इंडस्ट्रियल सतह पे उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन आप अपने आप को पता है, वही पुराने निज़ाम, वही अगर आप चले जाओ तो जिम्मेदाराना निज़ाम, जहाँ पे वो अपने कोई न्यू टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे, न्यू मशीनरी नहीं, पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ की जा रही, तो उसमें जो प्रोडक्शन होती है वो अगर इस दफ़ा जो कम हुई है तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव आने के बजाय उससे भी कम होगी। तो पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रोडक्शन आपकी आगे जाने के बजाय आपकी प्रोडक्शन डे बाय डे जो है वो कम होती जा रही है। तो अखराजात जो है वो हमारे ज़्यादा हो रहे हैं और आमदन जो हमारी है वो कम हो जा रही है। ये एक अदम तवाज़ुन, पाकिस्तान माशी अदम तवाज़ुन का शिकार मुल्क। ये तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मैंने आपको बताया है कि हम इस प्रॉब्लम से, क्योंकि जब पाकिस्तान बना था आपको पता है यहाँ पे जो कुछ हिंदू माइग्रेट करके चले गए थे यहाँ से, तो यहाँ पे ऑफिसेज में उन्होंने जो फाइल्स थी, जो मशीनरी थी, वो मशीनरी ख़राब करके जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ख़राब करके चले गए। उन्होंने उसका ये किया कि वो, और बाकी जो आपको पता है, आपने ये आपको जो लास्ट सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक्स होंगे उनमें आपने ये पढ़ा होगा कि जब डिवीजन हो रही थी तो जानबूझ के इस तरह की डिवीजन की गई, या सामने तो शो करवाया गया कि बेहतर डिवीजन हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट हुआ तो ऐसी डिवीजन हुई थी कि जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया थे, जो जहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, जहाँ पे बेहतर डेवलपमेंट हुई थी जो अंग्रेज़ों ने की हुई थी, वो सारे के सारे एरियाज इंडिया को दे दिए गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको शुगर मिल्स में से सिर्फ 2 दी गई, आपको जो आपके हिस्से में पैसा आया था वो भी आपको किस्तों में कम थोड़ा थोड़ा करके दिया गया, जिसका आपको पता कोई ऐसा बेनिफिट नहीं हुआ पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान डे फर्स्ट से जो है अदम तवाज़ुन का शिकार है, और इम्प्रूव होने के बजाय डे बाय डे कुछ ऐसी पॉलिसीज हो रही हैं कि हम अदम तवाज़ुन के शिकार मुसलसल उसी का शिकार हैं। बरामदात कम और दरामदात ज़्यादा। इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट मीन बरामदात और दरामदात का मतलब है बरामदात जो हम दूसरे ममालिक को
अपनी चीज़ें देते हैं, दरामदात जो हम उनसे लेते हैं, मतलब इंपोर्ट जो इंपोर्ट करते हैं हम उनसे, जो लेते हैं उनको इंपोर्ट करते हैं, जो हम उनको देते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप देते क्या हो, देने में आपके पास क्या है, कॉटन है, राइस है, वीट है, ये चीज़ें आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें आप डे बाय डे आपका इंपोर्ट लेवल बोर्ड एक्सपोर्ट लेवल बोर्ड डाउन होता जा रहा है। उसके डाउन आने की वजूहत क्या हैं, उसके डाउन आने की वजूहत वही मैंने आपको कहा कि आप मॉडर्न टेक्निक्स को नहीं यूज़ कर रहे, आप न्यू पेस्टिसाइड्स को नहीं यूज़ कर रहे, आप अच्छा बीज इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा अगर अपना जो है पैसा लगा के, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके बेहतर चीज़ प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं, तो उससे ना सिर्फ आपके एक्सपोर्ट बढ़ेगी, उधर आपकी जो दरामदात होंगी वो कम होंगी। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत इजीली अपने मुल्क के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमारे मुल्क के होरी इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। इस साइड पे तो हम लोग जा ही नहीं रहे, इस साइड पे हमारी वो हो ही नहीं रही। अगर हमारे कुछ लोग, जो कुछ बच्चे हमारे जो है वो पढ़ लिख के या कुछ इंजीनियर्स बनते हैं या कुछ उनको होता है, तो वो यहाँ रहने के बजाय दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। तो इधर लाइक के इस साइड पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अगर हम अपने दरामदात को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम उनकी जगह उनको मतलब उनको रिप्लेस करके कोई और चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें वही चीज़ होगी, अपने मुल्क में उसकी कोई जगह कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इससे हमारी जो है वो इंपोर्ट जो है वो कम होगी। हम ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे मुल्क के अदम तवाज़ुन आने का, कि हमारी जो हमेशा तवाज़ुन को कब होगा, जब आपकी बरामदात और दरामदात जो हैं वो इक्वल हो। इक्वल से ज़्यादा तवाज़ुन तब होगा कि हमारी बरामदात मीन कि हमारी एक्सपोर्ट लेवल ज़्यादा हो और दरामदात मीन कि हमारा इंपोर्ट लेवल जो है वो कम हो, तो तब हम तवाज़ुन के ज़मरे में आएंगे। अदरवाइज और ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में मुसलसल हमारा यही होता जा रहा है कि हमारा इंपोर्ट लेवल जो है वो डे बाय डे कम हो रहा है, और एक्सपोर्ट लेवल डे बाय डे कम हो रहा है, और इंपोर्ट लेवल हमारा जो है वो हाई से हाई होता जा रहा है। अब तो हर चीज़ ही हम लोग जो है वो इंपोर्ट करना शुरू हो गए। कर्जों का बोझ, ये आजकल आप लोग न्यूज़ अगर सुन रहे हैं, या बड़े लोग बच्चे जो हैं यंगस्टर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि क्या कहा जाता है कि ये यूथ जो है उन्हीं की हुकूमत है, तो वो हर चीज़ को आजकल बड़े मद्देनज़र रख के चल रहे हैं। तो कर्जों का बोझ आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता जा रहा है, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, डॉलर की कीमत कहाँ पहुँच गई है। तो क्यों पहुँच गई है जी, IMF का जो है मुतालबा है, और अभी उनका मुतालबा और बढ़ेगा तो और भी बढ़ सकता है। तो ये क्यों, सूद की रेशो हमारे मुल्क के जो बजट का आधे से ज़्यादा काफ़ी हद तक पैसा जो है वो सूद की नज़र हो जाता है। आप जो है जाहिर सी बात है, जब इंपोर्ट करते हो चीज़ें बहुत सारी, तो आप कर्ज के तौर पे लेते हो, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होता, आपके खजाने में इतना पैसा ही नहीं है कि आप कोई चीज़ जो है जो आपके मुल्क में चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उसका पैसा दो। तो इसलिए आप जो है इससे आपका कर्जों का बोझ जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अदम तवाज़ुन का है दफाई और फौजी अखराजात। ये बहुत एक अहम वजह, दफाई और फौजी अखराजात हमारा 80%, पहले तो 60% था, अब डे बाय डे उसे कम आने के बजाय हमारा 80% तक चला गया है, जो हमारे दफा पर पैसा खर्च हो रहा है। हमारी डेवलपमेंट पे पैसा हो ही नहीं है 20%, वो 20% भी हमारा फिर किसी न किसी नज़र हो ही जाता है। आपके मुल्क में जो मेन ये यहाँ पे मैं ये पॉइंट करना चाहूँगी कि आपके मुल्क के अदम तवाज़ुन का सबसे अहम रीज़न है कि अभी आपके मुल्क को बने टाइम कितना हुआ है, और इस इतने छोटे से टाइम पीरियड में आप 3 बड़ी जंगें जो हैं वो लड़ चुके हैं। उसके अलावा जो
छोटे मोटे जो अटैक्स होते हैं उन पे जो आपका सारा वो होता है एक दूसरे ममालिक को, जो आपका हमसाया मुल्क है उसको ललकारने के लिए जो जिस किस्म के जाहिर सी बात है वो किए जाते हैं, उसमें हमारा इकोनॉमिकली हम पैसा लगता है, ऐसे तो नहीं होता। वो ना जो आपकी 1948 की बात जो हुई है, 1965 की जो वार हुई है, 1971 की वार हुई है, 19 जो आपकी ये आपका कारगिल के मुकाम पे जो आपका इशू हुआ था 1999 में, ये ये ऐसा अब 1965 की वार को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वार क्यों ख़त्म होने के करीब आ गई थी, क्योंकि इकोनॉमिकली पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही बहुत वीक हो गए थे। उनका पाकिस्तान का तो कहा जाता है कि 1-2 दिन और जंग होती तो बिल्कुल ख़जाना ही ख़त्म हो जाना था। इसी तरह से इंडिया की भी यही सिचुएशन थी, दोनों ममालिक की सेम सिचुएशन थी कि इकोनॉमिकली दोनों का जो खजाना था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया था। तो जो आपकी वार्स हैं वो ना सिर्फ आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनसे डिस्टर्ब होती है, ना सिर्फ आपका इंटरनेशनली एक बुरा इंप्रेशन जाता है, आप इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो। इकोनॉमिकली भी आप ऐसे मतलब 25 से 30 साल पीछे चले जाते हो एक जंग लड़ने के बाद। तो आपको ये एक बहुत अहम वजह है कि जिसकी वजह से हम माशी तौर पे स्ट्रांग हो ही नहीं पा रहे। जब भी स्ट्रांग होने की कोशिश हो रही होती है तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो हमारे लिए नुकसान का बायस हो, जो हमें इकोनॉमिकली बहुत नीचे ले जाती है। अदम तवाज़ुन के मज़ीद असबाब की तरफ हम अगर बढ़ते हैं तो हमारे क्या में पाकिस्तान से ही वसाइल की कमी, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। पानी का मसला हमारा 1948 में एक अहम इशू चला था, जिसने 2 दिन के लिए आई थिंक 2 से 3 से 4 दिन के लिए पानी बंद हुआ था, और उससे हमारा फसलों का जो नुकसान हुआ था, हमारा सारा आपको पता है चावल की फसल को 24 आवर्स के लिए पानी चाहिए होता है। अगर आप 1 घंटा भी उस फसल पे पानी रोक लेंगे तो आपकी वो फसल मतलब किसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तबाह हो जाती है, ठीक है। तो आपके और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनको मतलब हर टाइम पानी की ज़रूरत होती है। तो 4 दिन के लिए पानी का मुसलसल रुक जाना, आपकी फसलों को ना मिलना, तो आपकी जाहिर सी बात है तमाम की तमाम फसलें होंगी तो वो पूरा का पूरा साल ही नहीं इकोनॉमिकली आप लो हो जाते। आप फिर उसके बाद कितने टाइम पीरियड तक जो है आप अदम तवाज़ुन का ही शिकार रहते हैं। तो ये आबी वसाइल आपको पता है, हमारा आबी मसला जो इंडिया ने हमारा पानी जो है रोक लिए थे 1948 में, उन्होंने पानी रोक लिया था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हमारी फसलें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुई थी और हमें काफ़ी नुकसान बनना पड़ा था। फिर उसके लिए हमें जो है बाकायदा इंटरनेशनली जाके बात करनी पड़ी थी और ये सारी चीज़ें हमें फेस हुई थी। आबी वसाइल के लिए डैमों और नहरों की तामीर के अलावा जंगी अखराजात, आपको पता है जब हमें पता चला कि आजकल दुनिया में मुल्क जो है वो आलमी दुनिया जो है वो एटॉमिक ताकत बनने की कोशिश उसमें है, रफ्तार में है, उधर लग रही है, तो देन हमारी भी कंसंट्रेशन किसी डेवलपमेंटल कामों से उठ के जो हमारे दिफा की तरफ जो है वो हमारा रुझान ज़्यादा बढ़ गया। नो डाउट हमने अपने आप को दिफा के प्रोस्पेक्टिव से अपने आप को बहुत हद तक पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान दिफाई एतबार से, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस जो हैं या जो भी हैं, हमने दिफाई एतबार से तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया काफ़ी हद तक, लेकिन हमने डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से अपने आप को बहुत पीछे कर दिया। आप 80% दिफा पे दे रहे हो, 20% आप अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को दे रहे हो, 20% में आपका मुल्क में क्या होगा? 20% में पीछे आपकी एजुकेशन भी आ जाती है, आपकी हेल्थ भी आ जाती है, आपके प्रोजेक्ट्स भी आते हैं बहुत सारे, आपका पूरा का पूरा सिस्टम बाकी चलना होता है। आप 80% एक डिपार्टमेंट को दे रहे हो, बाकी रिमेनिंग 20% आप बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को जो कि आपके मुल्क में सारे का सिस्टम चलता है उसको 20% दे रहे हो। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अदम तवाज़ुन का शिकार नहीं होंगे? आपको बैलेंस करना होगा,
आपको दिफा पे पैसा लगाएं, जरूर लगाएं, दिफा उसमें स्ट्रॉन्ग होना हमारे लिए काबिल इज्जत भी बात है, और ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है, लेकिन उसके साथ हमें अपने आप को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को के एतबार से को भी हमारा जो है उनको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारा सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से बदलती पॉलिसियाँ, पॉलिटिकली इश्यूज। आपको पता है कि पाकिस्तान कि ये अब के मसले नहीं है, ये तो आप लोग अभी आए हो तो आप लोग को लग रहा है कि ये अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज के अभी रिसेंट इश्यूज हैं, नहीं। अब हम जब से आए हैं हमें भी यही प्रॉब्लम, हम भी यही देखते आ रहे हैं। हमारे से पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे टीचर हैं वो कहते हैं हम भी जब थे तो यही हैं, उनके जो टीचर हैं वो भी उनको बताते हैं यही। और अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, अगर हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान बनने के साथ ही हम पॉलिटिकल इश्यूज का सामना जो है, पॉलिटिकल पार्टीज के ये जो इश्यूज हैं उनका सामना हमें करने पड़ रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत जो अहम प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कोई अच्छा काम कर भी दिया तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको गलत प्रूव करने के लिए उसका वो प्रोजेक्ट किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो ये नहीं कहती कि चलो ये अच्छा प्रोजेक्ट हो गया, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसमें कुछ पैसे लगाते हैं। मैंने ये बहुत डेप्थ में देखा, वो किसी न किसी तरह से दूसरी जो पार्टीज होती हैं वो उस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए अपने अपने वो पर्सनल बेनिफिट के लिए, यहाँ पे तो टोटली जो पॉलिटिक्स हो रही है वो पर्सनल बेनिफिट्स पे हो रही है, और वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो जो अगर कोई प्रोजेक्ट जो कोई डेवलपमेंट, लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो भी रहा होता है, 5 साल के बाद हुकूमत ने बदलना ही बदलना है। ये तो हमारे मुल्क का ये है कि 5 साल, अभी 5 साल एक हुकूमत है, 5 साल के बाद दूसरी आना है, 5 साल के बाद तीसरी आनी है, फिर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2-3 साल तो उसमें लग जाते हैं, फिर 2 साल जो है वो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते, फिर 2 साल के बाद किसी और हुकूमत ने आ जाना होता है। ये तो पहली बात हुई है, ये 1 साल से हमारे 5-5 साल के बाद हुकूमत आ रही है। उसके बाद तो साल के बाद चेंज हो जाती थी, 2 साल के बाद चेंज हो जाती थी, 3 साल के बाद चेंज हो जाती थी। तो ये जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का और पॉलिटिकल चेंजिंग, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो चेंजिंग हो रही है, कभी एक हुकूमत में, कभी दूसरी, कभी तीसरी, तो उसकी वजह से पॉलिसीज भी बदलती जा रही है। अगर किसी एक पार्टी ने कोई अच्छी पॉलिसी किया, दूसरी ने उसको रिजेक्ट करना ही करना है आपकी, ये एक बहुत अहम वजह है। वो एक ने अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, दूसरे ने आके उस प्रोजेक्ट पे आगे काम स्टार्ट ही नहीं करना, वो प्रोजेक्ट वहाँ, ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी, आपके आगे पीछे बहुत एग्जांपल्स होंगे और आप देख रहे होंगे, आप आगे पीछे सारी चीजें देख रहे होंगे, आपके आगे पीछे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर लास्ट टाइम हो रहे थे तो वो अभी रुके हुए हैं, अभी कुछ अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं तो आप आने वाले 2-3 साल बाद अगर पार्टी चेंज होती है या किसी और पार्टी की हुकूमत होती है तो आप देखेंगे वो नहीं होगा। और ये आपसे नहीं हो रहा, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ये प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है। बिजली के बुरान से सनती तरक्की में रुकावट। अब आपको पता है इंडस्ट्रियल, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दूसरी दुनिया में अगर बात करोगे इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से बात, तो वहां पे अगर एक 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 घंटा क्या 1 सेकंड के लिए भी इंडस्ट्री से लाइट नहीं जाती, और आपका मुल्क है जहाँ पे 3-3, 4-4 दिन तक लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, बल्कि आपके जो समर, जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें आपकी इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी बंद ही रहती हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा था। वैसे ही आपके मुल्क में इंडस्ट्री बहुत कम है, इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो वैसे ही बहुत कम है, और जो है उन पे काम ही नहीं हो रहा। उन पे काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वहां पे लाइट ही नहीं होती, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती है कि वो काम ही नहीं हो पा रहा होता। सेकंड है नई सरमाकारी के लिए महदूद मकानात। पॉलिटिकल इश्यूज खत्म हो तो नई सरमायाकारी हो, नए काम स्टार्ट हो, ठीक है, नए आपके मुल्क डेवलपमेंट की तरफ तो जाना ही नहीं है हमने। आप अभी भी जाके न्यूज के सामने बैठ जाएं, कहीं पे भी आपको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करता हुआ कोई नहीं सुना,
फलाने ये कह दिया, फलाने ये हो गया, फलां ऐसे मुड़ गया, फलां ऐसे देख किया, फलाने इस तरह से बैठा, इस तरह से उठा, ऐसे सलाम का जवाब दिया, वैसे सलाम का जवाब दिया। वहां पे आपको पॉलिटिकल, वहां पे आपको ये नहीं बताएंगे कि कोई सरमायाकारी हो रही है, कोई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया डैम बनाने जा रहे हैं, किसी किस्म का नया जो है वो कहीं पे अगर डैम स्टार्ट होते हैं तो एक प्रोविंस, हमारा एक तो प्रोविंशियल इश्यूज भी जो है बहुत, हमारे जो प्रोविंसेस है वो भी एक दूसरे से बड़ा इश्यूज है उनके। वो एक कहता है यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है, दूसरा कहता है ये वैसे है भी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं हमारे मुल्क में जो डेवलपमेंट हो रही है वो एक्चुअली जहाँ इनको इजी लगता है, जहाँ पे इनका जहाँ पे इन्हें हर्डल ज़्यादा फेस नहीं होती, वहाँ पे ये ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं। आपके अब कुछ एरिया जहाँ पे अगर लाहौर से कुछ कदम कुछ किलोमीटर दूर चले जाओगे आगे आपको बंजर इलाका मिलेगा। सिर्फ वहाँ पे थोड़ी सी लाहौर से थोड़ी सी टफ, थोड़ा सा हर्डल पेश आएगी आपको डेवलपमेंट करने में, लेकिन आप नहीं डेवलपमेंट कर रहे क्योंकि आप इजीएस्ट जगह पे जहाँ पे आपका कम पैसा लग रहा है वहाँ पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो। यही वजह है कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा रकबा जो है वो डेवलपमेंट ना आने की वजह से खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल यूजलेस है। वहाँ पे कोई वो अगर आप यूज के लिए इस्तेमाल के लिए करना वो लाना चाहें तो आप उससे बहुत बेनिफिट्स जो है वो ले सकते हैं। अफगानिस्तान की बदतरीन सूरत हाल के पाकिस्तानी मैशियत पर मनफी असर, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन पे बहुत बुरा असर करती है। आपको पता है अफगानिस्तान में पिछले कुछ जो साल हैं आपके 1977 से ऑनवर्ड अब तक जो है वो वार की कंडीशन, पहले जो है रशियन फिर अमेरिकन, तो ये इस तरह की वार्स में जो वहाँ के पनागजीन हैं, उन वहाँ के महाजरीन हैं, उनका पाकिस्तान की तरफ मूव आना, फिर यहाँ पे उनके लिए बेहतर रिसोर्सेज, बेहतर जगह का उन्हें प्रोवाइड, हमारे अपने ही इतने इश्यूज हैं, हम किसी दूसरी नेशन को किस तरह से, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छी जगह रहने के लिए दे दें, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दे दें, लेकिन उससे हमारे अपने मुल्क में जो है वो काफ़ी जो है इकोनॉमिकल कंडीशन जो है हमारी काफ़ी नीचे जो है वो चली जाती है, इकोनॉमिकली हम काफ़ी बैकवर्ड चले जाते हैं। आगे शरह आबादी, ये एक अहम रीज़न, आबादी में इजाफे, प्रोडक्शन आपकी हो नहीं रही, रिसोर्सेज आपके बढ़ नहीं रहे, और पॉपुलेशन आपकी जो है वो बढ़ती जा रही है। घर में आपके काम एक बंदा कर रहा होता है, खाने वाले बंदे 10 होते हैं। घर में आपने किसी और को काम की तरफ, एक्टिविटी की तरफ लाना नहीं है, और अगर कोई आता भी है तो वो इसके पर पर्सन ही जो काम हो रहा है वो हमारे इधर 10 बंदों में से एक बंदा जो है वो कमा रहा है। अगर पूरे मुल्क का हिसाब लगाओ तो 10 बंदों में से एक बंदा कमा रहा है, 20 बंदों में 2 बंदे कमा रहे हैं। अगर 10:100 मतलब 100 में से 10 बंदे कमा रहे हैं, पीछे जो है वो 80 बंदे जो 10 कमाएंगे और 80 जो है वो रिमेनिंग 80 जो है वो 90 जो है वो 100 जो है उन्होंने खाना है। तो ये आबादी का ज़्यादा आना एक अहम रीज़न, बहुत अहम रीज़न है हमारे माशी अदम तवाज़ुन का। हमेशा कहते हैं कि अपने बजट रिसोर्सेज, आप अगर आप चाहते हो कि तवाज़ुन हो तो आपको अपने या तो अपने रिसोर्सेज और अपनी पॉपुलेशन को इक्वल करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम तवाज़ुन तभी होगा जब आपका रिसोर्सेज ज़्यादा होगा और पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन रेट जो है वो कम होगा। तो ये तेल, गैस, पन, बिजली और आबी ज़खायर से मुस्तफ़िद ना आना, आपके पास इतने डेजर्ट हैं, प्लेट्यूज हैं जो तेल, गैस और इस तरह के ज़खायर से भरपूर हैं। बिजली का तो जो एक तो इशू ये है कि आप डैमों, नहरों की तामीर नहीं कर रहे, उनकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। जब उनकी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे तो पानी कहाँ से आएगा? आपका तो बारिश होती है तो बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, आपका पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए आपने कोई बेहतर इक़दाम ही नहीं किए हुए। बेहतर इक़दाम करने के लिए आपको डैमों और नहरों की कंस्ट्रक्शन, डैम बनाने की ज़रूरत है, उससे आपका पानी स्टोर होगा, उससे आप बिजली पैदा करेंगे, जिससे आपकी ये लोड शेडिंग का इशू है ये काफ़ी हद तक ओवरकम हो जाएगा। जहाँ तक तेल गैस की बात है, आपके प्लेट्यूज जो हैं इन मदनियात से भरे पड़े हैं, लेकिन आपके पास ऐसी कोई टेक्निक्स ही नहीं है जिनको यूज़ करके आप इनको
निकाल के इनसे जो है वो फ़ायदा ले सकें। सेहत के बेहतर मौक़ों से आपका मुल्क, अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है जहाँ पे हमने माउंटेन्स को पढ़ा, स्पेशली वादियाँ जो पढ़ा हमने, वैलीज़ को पढ़ा, वो वैलीज़ तो पाकिस्तान की खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी, वहाँ पे तो आपके पास तो पोर्ट्स हैं, कासिम पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, ये सारी की सारी पोर्ट्स हैं जिन पे आप थोड़ी सी सरमायाकारी करें, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें, इनको बेहतर बना दें तो सेहत के लिए, टूरिज्म के लिए ये कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके लिए, और सेहत के लिए कितना अट्रैक्शन का बायस बनेंगे, और इकोनॉमिकली ये आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। इसके अलावा आप वादियों में थोड़ा सा, वहाँ पे कुछ लोग जो है वो, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है, उनको इन्हेंस करने की ज़रूरत है, वो करेंगे तो कितना ज़्यादा वहाँ पे भी होगा। सन्नत और ज़राअत के शोबों में अदम तवाज़ुन ये बता दिया है कि ज़राअत और सन्नत, अगर आपकी प्रोडक्शन, ज़राअत से ही आपकी प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल ही आपका कम आ रहा है, रॉ मटेरियल आता भी है तो वो इतना लाइक आप उसमें, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मॉडर्न टेक्निक्स नहीं यूज़ कर रहे, आप अच्छी पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप अच्छा बीज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर प्रोडक्शन वैसे ही होगी ना जैसा आपने बीज डाला होगा, जैसी आपने पेस्टिसाइड यूज़ की होंगी, जैसी आपने टेक्निक्स यूज़ की होंगी, तो फिर आपकी सनत भी उसी तरह से होगी। सनत तो आपकी ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान की सनत जो है वो बहुत ज़्यादा अदम तो उसका लोड शेडिंग और दूसरी प्रॉब्लम्स का जो है वो शिकार है। सियासी अदम इस्तेकाम, ये पहले मैं बता चुकी हूँ। शहरों की तरफ नकल मकानी का रुझान, मैं लास्ट लेक्चर में आपको ये मैंने बताया था कि आपके जो प्लेट्यूज हैं और आपके जो वैलीज हैं और आपके जो माउंटेन्स हैं, इनके पहाड़ जो है, ये तकरीबन आपके रकबे का 60% है, और बाकी जो आपका 40% है वो आपके लिए ये है प्लेन एरियाज हैं। लेकिन इस टाइम अगर आबादी का तनासुब देखा जाए तो जो आपका प्लेन एरिया है वहाँ पे 80% पॉपुलेशन है, तमाम के तमाम लोग, क्योंकि आप लोग अपने विलेजेस को फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे, वहाँ पे आप डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी आपको मुश्किल होती है डेवलपमेंट करने में, तो वो सारे के सारे लोग अपने फैसिलिटेट होने के लिए वो शहरों की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। तो आपका जो 40%, जो 60% एरिया है, वो 60% में से 40% तो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, 20% वहाँ पे लोग रह रहे हैं, 40% तो आपका सारा का सारा, यहाँ पे जहाँ पे 1 किलोमीटर में आपको 1000 बंदा मिलेगा, वहाँ पे आपको 1 किलोमीटर में 10 बंदे मिलेंगे। 10 कहाँ पे और 1000 बंदा कहाँ पे है? तो ये चीज़ें जो हैं आपकी नकल मकानी का वजूहत बनी हुई हैं। आप अगर अपने विलेजेस को कॉलेज, अच्छे स्कूल्स प्रोवाइड करेंगे, रोड्स प्रोवाइड करेंगे, हॉस्पिटल प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे बेहतर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करेंगे, वहाँ पे लोगों के लिए रोज़गार के मौके उन्हें देंगे, तो वो उनका क्या, क्यों वो यहाँ पे आएंगे सिटीज़ में? यहाँ पे आके वो इतनी मुश्किल, एक एक घर में 2-2, 3-3 महल्ले के घर में 15-15 बंदे रह रहे होते हैं, क्यों रहेंगे? उनका दिमाग खराब है, वो अपने इतनी ज़्यादा ज़मीन छोड़ के आएंगे। अगर आप अपने मुल्क की डेवलपमेंट चाहते हो तो आपको अपने विलेजेस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट, वहाँ के लोगों के लिए उधर ही उनके रोजगार जो है उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप जो है बेहतर जो अपना तवाज़ुन जो है वो रख पाएंगे। सूबों में तरक्की के गैर यकसमवार, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि ये बात है कि जैसे पंजाब है, वहाँ पे लेवल लैंड है, जो आपका डेजर्ट है वहाँ पे और यहाँ पे पानी भी है, सारा कुछ है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत इजी है, इसलिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नो डाउट आपके जनूबी पंजाब के मुकाबले में शुमाली पंजाब में ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको जनूबी पंजाब, आपको पता है हर प्रोविंस का एक अपना एक खास बजट होता है, तो जनूबी पंजाब इस एहसास कमतरी में है, या उसको इस चीज़ का है कि जो हमारा मतलब हमारा जो हिस्सा बनता है वो नहीं होता, इसीलिए वो इस में लगा हुआ है कि हमें जो है सेपरेट प्रोविंस दें, ताकि हमारा सेपरेट बजट हो और हमारे सेपरेट जो डेवलपमेंटल जो है वो। इस तरह से बलूचिस्तान जो है वो अलग से नाराज बैठा हुआ है।
वो कहता है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे भी पानी का जो है मसला है, वहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, उसको यूटिलाइज इसीलिए वहाँ पे भी हर्डल्स हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना इतना इजी नहीं है। तो वो अलग से अपने आप को जो है वो नाराज बैठा इस तरह से। केपीके के भी यही मसले मसाइल हैं, वो भी यही कहता है कि पंजाब के पास ज़्यादा बजट हो जाता है, सिंध के भी यही इशूज़ हैं। तो प्रोवेंसीज का भी आपस में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। आप आगे जा रहे हैं, आपको उधर से आइडिया होगा जब आप आगे आगे स्टडीज करेंगे और आपके जब दूसरे प्रोवेंसीज के, अभी तो आप सेकेंड ईयर में एक ही प्रोवेंस के पंजाब के में ही पढ़ रहे हैं, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएंगे डिफरेंट प्रोवेंसीज के बच्चों के साथ पढ़ेंगे, देन आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग कितनी हद तक तकसीम हुए हुए हैं, कितनी हद तक हम डिवाइड हुए हुए हैं, किस तरह से लोग हमारे बारे में सोचते हैं। ये आप लोग अभी जब नेक्स्ट इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको बहुत आगे पहुंचाए, तो जब आप आगे जाएंगे तो देन आपको ये सारी चीज़ें फील होंगी। अमन अमान की गैर तसल्ली बख्श हर टाइम हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब। ना हम रमज़ान की तमीज़ करते हैं, ना हम मस्जिद की तमीज़ करते हैं, ना कहीं पे भी कुछ भी कभी ब्लास्ट हो जाता है, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने धरना दे दिया होता है, उस धरने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होते, 4-4 5-5 दिन तक हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं, कभी हमारे डॉक्टर्स का इश्यूज, कभी हमारे टीचर्स का इश्यूज, कभी हर तरफ जो है अफरा तफरी मची हुई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कहीं बाहर निकल लोग शहरी अपने आप को महफूज नहीं, कहीं आप बाहर जाएंगे जरा सा आप इधर उधर आपका कोई बैग लेके भाग जाएगा, मोबाइल लेके भाग जाएगा, बाइक आप बाहर खड़ी नहीं, घर से बाहर एक सेकंड के लिए आप वो नहीं कर सकते। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो इंतहाई ख़राब जा रही है। तो ये भी एक अदम तवाज़न का जो है बहुत अहम रीज़न है कि आपके मुल्क में अगर सारी चीज़ें बैलेंस तरीके से चलती रहें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी आपकी उतनी ही स्ट्रांग हो। ये हमारा तकरीबन जो हमारा माशी अदम तवाज़न के असबाब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आ भी सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, शॉर्ट क्वेश्चन में भी समटाइम आपको ये क्वेश्चन आ जाता होता है, अदम तवाज़न की डेफिनेशन आ जाती है। इसके अलावा आपको इस तरह से बरामदात में से कुछ आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।